जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो यह जो टेस्ट है यह आपका फुल टेस्ट है, मतलब इसमें सारे सेक्शन को कवर किया गया है। आपका मात्र जो आपका मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है उसे केवल यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो देखिए वनस्पति प्रकार और क्षेत्र को यहाँ सम्मिलित करना है। तो हैलोफाइट लवणी क्षेत्र में होता है, मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध, क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत क्षेत्र, टोपोफाइट उष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव पृथ्वी की परिक्रमण गति से संबंधित हैं। ठीक है, कौन से प्रभाव परिक्रमण गति से संबंधित है। परिक्रमण गति को ही वार्षिक गति भी कहा जाता है। तो देखिए अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है। इसे ही पृथ्वी की परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। इसके जो प्रभाव हैं इसमें आपका ऋतु परिवर्तन आता है, दिन रात का छोटा और बड़ा होना आता है। ठीक है, सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना होता है, ध्रुवों पर 6 माह का दिन व 6 माह की रात का होना होता है। इसके अतिरिक्त कर्क एवं मकर रेखाओं का निर्धारण, विषुव तथा उपसौर एवं अपसौर की स्थिति का होना, ये सभी जो हैं ये पृथ्वी की परिक्रमण गति से संबंधित हैं। जबकि दिन और रात का जो होना है ये आपका पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति से संबंधित है। इस प्रकार से दूसरा वाला इसमें आप छोड़ दीजिए तो पहला तीसरा चौथा था बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कर्क रेखा गुजरती किन से, तो लाल सागर से, मैक्सिको खाड़ी से, हिंद महासागर, इन सभी से, अर्थात उपयुक्त सभी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसे ही कर्क रेखा कहते हैं, या प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, लाल सागर एवं ताइवान जल संचय को गुजरती है। इसके अतिरिक्त मिस्र के नासिर झील से भी यह गुजरती है और भारत की माही नदी इसको 2 बार काटती है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो आपका इटली का विसुवियस ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है बल्कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त प्रसुप्त ज्वालामुखी में जापान का फ्यूजियामा है, अंडमान निकोबार का नारकोंडम है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जबकि अन्य जो दिए गए फिलीपींस का मेयोन, इटली का माउंट एटना, अंटार्कटिका का माउंट एरेबुस, ये सभी क्या हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए बटरफ्लाई ये घाटियों का नाम है और कहाँ स्थित है, तो बटरफ्लाई आपका हांगकांग में है, हुंजा पाकिस्तान में है, राजाओं की घाटी मिस्र में और चितवन नेपाल में। तो 1 2 3 4 आप सुमेलित करेंगे तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अरोरा ऑस्ट्रालिस एवं अरोरा बोरियोलिसिस जैसी परिघटनाएं वायुमंडल किस मंडल में घटित होती हैं, तो ये बहिर्मंडल में, किसमें, बहिर्मंडल में घटित होती हैं। और बहिर्मंडल वायुमंडल सबसे ऊपरी संस्तर है जिसका विस्तार आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडलीय भाग में होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए स्थानीय पवन और उससे संबंधित देश। तो देखिए टेम्पोरल ये मध्य अमेरिका में सही है और ये मानसूनी स्थानीय पवन है। बाइज फ्रांस में ये ठंडी पवन है। योमो गर्म है जापान में। ब्लैक रोलर गर्म पवन है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नगर और उससे संबंधित उद्योग। तो देखिए रॉटरडम जलपोत निर्माण सही है, कोपेनहेगन डेयरी सही है, न्यू ऑर्लियंस तेल शोधन ये सही है, परंतु जो लॉस एंजल्स है ये मिट्टी के बर्तन के लिए नहीं है बल्कि ये फिल्म, तेल शोधन एवं हवाई जहाज के निर्माण से संबंधित है। अगला है नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला, यह विंध्यन पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही बात है। ओरसंग, बंजर एवं शेर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये भी सही है। तीसरा, सरदार सरोवर परियोजना एवं इंदिरा सागर बांध इसी नदी पर स्थित है, ये भी सही है। इसके अलावा बरगी बांध और अंकेश्वर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना ये सब इसी संबंधित है। चौथा, कपिल धारा, दुग्ध धारा एवं सहस्त्र धारा इस नदी पर निर्मित प्रमुख जलप्रपात हैं। तो ये चारों ही कथन सही हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला एरोपोनिक्स, हवा में पौधों को उगाना सही है। हाइड्रोपोनिक्स जल में जल पौधों को उगाना, ये सही है। पॉमी कल्चर फूलों के उत्पादन संबंधित नहीं बल्कि ये फलों के उत्पादन से संबंधित होता है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। वहीं डी देखें ओलरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारत का कार्टनोपोलिस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर एवं पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, और कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नागमिश नामक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये नागा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, नागा जनजाति के द्वारा, जो कि नागालैंड में पाई जाती है। नागालैंड में अन्य कुछ जनजातियां हैं जैसे कि कोन्याक और अंगामी, ये वहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, परियोजना और नदी का सुमेलन देखना है। तो तिपाई मुख बराक नदी पर है, कोटेश्वर भागीरथी नदी पर है, ओंकारेश्वर बेतवा नदी पर नहीं बल्कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो सी सही सुमेलित नहीं है। जायकवाड़ी गोदावरी नदी। अगला है माउंट थ्विल्लर पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है आपका ग्रेट निकोबार में, कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त जो अंडमान निकोबार में जो अन्य चोटियां हैं जैसे कि सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान में है, माउंट डियोबोली ये मध्य अंडमान में है, माउंट कोयोब ये दक्षिणी अंडमान में है। अगला है कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, और जो आपका मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड के सहायता से सही उत्तर चुनना है हमें। देखिए जॉब चारनॉग द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना ये कब होती है, आपकी 1690 में। कब होती है, 1690 में। वहीं अन्य को देखें तो सर थॉमस रो का जहांगीर के दरबार में आगमन कब होता है, तो ये होता है 1615 में। अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स की स्थापना कब होती है, तो 1549 में होता है। और वहीं पुर्तगालियों द्वारा भारत में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरण कब होता है, तो ये होता है 1530 में। तो इसको आप क्रम से लगाएंगे तो इसका डी वाला मतलब सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा भारत में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स की स्थापना होगी, फिर सर थॉमस रो का जहांगीर के दरबार में आगमन, और फिर सबसे लास्ट में कौन सा होगा, जॉब चारनॉग के द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना। अगला है गैरोल अंगियार कौन था, तो ये जो है आपका बंबई का वास्तविक अंग्रेज संस्थापक था, जबकि पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, फ्रैंको मार्टिन था। और भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित करने वाला फ्रांसीसी कौन था, तो वो आपका करोन फ्रैंको था। वहीं चार्ल्स आयर जो है कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। आगे चलते हैं। 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी। यह कथन किससे संबंधित है, तो ये जो कथन है ये आपका सर जॉन लॉरेंस की, किसकी है, सर जॉन लॉरेंस की। जबकि विलियम हार्वर्ड रशल का क्या कहना था, इनका कहना था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं बल्कि धार्मिक युद्ध था। और वहीं जॉन ब्रूस नॉर्टन का कहना था कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। और बेंजामिन डिजरेली का कहना था कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। वेबगर सिद्धांत के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्यों को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संभलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी। तो इसमें देखिए ये क्रम देखें, सबसे पहले सतारा 1848 में, फिर जैतपुर एवं संभलपुर है 1849, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। तो इसका आप क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले संभलपुर आएगा, फिर बघाट, उदयपुर, झांसी। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है,
तो हिंदू पैट्रियार्ट जो पत्रिका रही ये हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में रही है, जबकि मिरातुल अखबार फारसी में, युगांतर बंगाली में, यंग इंडिया गुजराती में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के से संबंधित व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोतीलाल नेहरू जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु नियुक्त कांग्रेस आयोग के अध्यक्ष थे। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि जो तहकीकात कमेटी का गठन 1919 में किया गया था उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी, तो ये कथन आपका गलत है। दूसरा, लाला हरदयाल ने जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की थी, तो नहीं, 1914 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और अवनीश भट्टाचार्य ने मिलकर के की थी। वहीं तीसरा देखें, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं दी गई थी, बल्कि इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे केवल आपका देखें तो तीनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए कि कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाता है कि तीनों के तीनों कथन असत्य हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड इरविन के कार्यकाल से संबंधित है। लॉर्ड इरविन कार्यकाल से संबंधित है, तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? 3 फरवरी 1928 को। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1926 से लेकर 31 तक है, तो ये इन्हीं के कार्यकाल में ये घटना होगी। इसके अतिरिक्त लॉर्ड इरविन के कार्यकाल से संबंधित जो अन्य घटना है उसमें जतिन दास की भूख हड़ताल के क्रम में मृत्यु है, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन है, वहीं स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है, और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जो होता है, ये दोनों घटनाएं लॉर्ड रीडिंग के समय की। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 रहता है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 जो कार्यकाल रहता है इससे संबंधित है। अगला है लोक सेवाओं पर एचिसन कमेटी का गठन। एचिसन कमेटी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है आपका 1886 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था। गंगैकोंड चोल की उपाधि किस शासक के द्वारा लिए धारण की गई थी? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। राजेंद्र प्रथम का कार्यकाल जो चोल शासक था इनका कार्यकाल 1012 से 1044 था, और इन्होंने गंगैकोंड चोल की उपाधि के अतिरिक्त पंडित चोल, कडारकोंड एवं मंडीकोंड की उपाधि भी धारण की थी। परमार वंशीय शासक भोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से? चित्तौड़ में उसने मतलब राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया, सही है। श्रृंगार मंजरी, सरस्वती, कंठाभरण एवं तत्व प्रकाश शैव ग्रंथ की रचना की गई थी। निरालंवा सरस्वती नामक शब्द का प्रयोग राजा भोज के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब कि इनकी मृत्यु के बाद विद्या तथा विद्वान दोनों निराश्रित हो गए, इसी हेतु यह शब्द प्रयोग किया गया। तो तीनों कथन इनसे ही संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो यह है बलबन को अमीर आखूर पद पर किस शासक ने नियुक्त किया था? तो बहराम शाह ने नियुक्त किया था। बहराम शाह ने। जो बलबन के अन्य पद रहते हैं जैसे कि खासदार, यह पद इल्तुतमिश के समय में इसको मिलता है। अमीर शिकार का पद रजिया के समय में। नायब ए ममलिकात का पद जो है नासरुद्दीन महमूद के समय मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासन ने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी खुदवाया था? किस शासक ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने खुदवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, सी ऑप्शन, ठीक है। और ये खुद को जो है द्वितीय सिकंदर कहता था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सूफी सिलसिला और संस्थापक सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकरिया, चिश्ती ख्वाजा मुहिउद्दीन सही है, फिरदौसी शेख बदरुद्दीन सही है। कादरी के संस्थापक जो है नजमुद्दीन कलंदर नहीं थे, बल्कि शाह नियामतुल्ला थे, शाह नियामतुल्ला। तो डी वाला आपका सही नहीं है। अगला निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संप्रदाय और संस्थापक श्री संप्रदाय, रामानुजाचार, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार, सनक संप्रदाय, निम्बकाचार, तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, तीनों ही सुमेलित है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। मनसब व्यवस्था के मूलभूत तत्वों का अध्ययन सर्वप्रथम मोरलैंड तथा अब्दुल अजीज ने किया था, यह भी सही है।
इस व्यवस्था में अमीर वर्ग, सेना तथा सिविल अधिकारी तीनों का वर्गीकरण किया गया था। ये भी सही है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कवि कंबन ने रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किस शासक के समय में किया था? तो इन्होंने जो है कुलोत्तुक तृतीय के शासनकाल में इन्होंने अनुवाद किया था तमिल भाषा में। ठीक है। इसके अतिरिक्त बांग्ला भाषा में रामायण का अनुवाद बारवक शाह के समय कृतिवास ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सही सुमेलित, यहाँ सही सुमेलित नहीं है होना चाहिए। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऋग्वेद कौशिकी सही है, यजुर्वेद जैमिनी संबंधित नहीं है। यजुर्वेद जो है तैत्तिरीय व सतपथ ब्राह्मण से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद कौशिकी और वह ऐतरेय ब्राह्मण से। सामवेद तो इस प्रकार से बी वाला आपका सही नहीं है। सामवेद पंचवीश और जैमिनी ब्राह्मण से। अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण से। मौर्यकालीन समाज में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? तो समाहर्ता के नाम से। किसके नाम से? समाहर्ता के नाम से। जबकि एस्ट्रोनोमाई नगर का अधिकारी होता था सन्निधाता। ये राजकीय कोषागार एवं भंडारगृह का संरक्षक होता था। राजुक साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी होता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? गुप्त शासक और उनकी उपाधियां। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? पराक्रमांक सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य। कुमारगुप्त की शक्रादित्य। श्रीगुप्त की महाधिराज नहीं थी, बल्कि श्रीगुप्त की जो उपाधि थी आदिराज और महाराज थी। तो डी वाला सही नहीं है। जबकि महाराजा धीराज की उपाधि जो थी ये चंद्रगुप्त प्रथम की थी। भारत में सर्वप्रथम हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है? तो ये जो होता है स्कंदगुप्त के। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है। ठीक है। और स्कंदगुप्त एवं हुड़ों के मध्य युद्ध का वर्णन जो है भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। हुड़ मध्य एशिया की बर्बर जात थी और इनका जो नेता था वो उसमें खुशनवाज था। आगे देखते हैं महाकवि कालिदास की किस कृति में यक्ष की कथा का वर्णन मिलता है? तो मेघदूत में। चोल काल में उर का संबंध किससे था? सर्वसाधारण लोगों की समिति से था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रोत्साहन हेतु प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। जबकि 50 में क्या है? न्यायपालिका कार्यपालिका से अलगाव है, पृथक्करण है। अनुच्छेद 230 में क्या है? 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार है। जबकि 231 में क्या है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित किए गए हैं? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा, समत्व का सिद्धांत, संविधान की सर्वोच्चता, वे सभी के सभी इसमें शामिल हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायिक समीक्षा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा है, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच है, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता है इत्यादि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया? 243 आई में। जबकि 243 के में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। 243 जेड डी में क्या है? जीरा योजना समिति है। 243 जेड ई में महानगरीय योजना समिति है। निम्नलिखित में से किस रेट को न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है? तो परमादेश को। किसको? परमादेश को जारी किया जाता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से किस महिला को शामिल किया गया था? तो राजकुमारी अमृत कौर को शामिल किया गया था। स्वास्थ्य विभाग इनको दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य और राज्यसभा की सीटों की संख्या बिहार में 16 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, परंतु कर्नाटक में 9 नहीं है बल्कि 12 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 लोक लेखा समिति के बारे में। तो के संदर्भ में 2 कथन दिए गए, इन पर विचार करना। पहला, इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1923 में किया गया था। कथन गलत है, क्योंकि लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था, ना कि 1923 में। 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इस समिति में सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, ये गलत है, क्योंकि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 आपके लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। तो दोनों ही कथन गलत हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संघ सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो जो आपका मादक लिकर है ये राज्य सूची के तहत आता है। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए कनाडा, संविधान का स्रोत कनाडा से क्या लिया गया है?
तो कनाडा से जो है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, तो इसको 4 से मिलाइए। ऑस्ट्रेलिया का संविधान समवर्ती सूची 3 से मिलाइए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान संविधान में संशोधन प्रक्रिया है, 2 से मिलाइए। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 1 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आपका 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग किस विधानसभा क्षेत्र में किया गया था? तो 2013 में नागालैंड के नौकाशेन विधानसभा में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, डीप इम्पैक्ट यान ये नासा का है धूमकेतु के अध्ययन के लिए। रशेटा जो है ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, सौर मंडल से संबंधित। मैसेंजर ये भी नासा का है, बुध से संबंधित। हायभूषा जापान का है, क्षुद्र ग्रह रायगु से संबंधित। तो 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग के निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता के दोष को दूर करने के लिए। जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस का है, अतिचालकता केमरलिंग ओन्स का है, ऑप्टिकल फाइबर जीएच मेमन का नहीं है, बल्कि चार्ल्स के काउ का है। नाभिकीय विखंडन ऑटो हॉन एवं स्ट्रॉसमैन। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक है? तो मानव रक्त का। कैसे? देखिए, मानव रक्त का कितना 7.4 है, जबकि कॉफी का 4.6 है, मानव लार का 6.5 है और दूध का 6.4 है। आगे चलते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका हाइग्रोस्कोप है। क्या है? हाइग्रोस्कोप। देखिए, हाइग्रोमीटर पहला वाला जो है ये वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र होता है, जबकि हाइग्रोस्कोप वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र है। निम्नलिखित में से किस धातु को रणनीतिक धातु के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका टाइटेनियम है। टाइटेनियम क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। और ओस्मियम सबसे भारी धातु, जबकि लिथियम जो है सबसे हल्का धातु तत्व है। आगे चलते हैं। 54 नंबर। लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है? तो थैलोफाइट है। क्या है? थैलोफाइट है, जो कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। और लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। जहां पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है? तो एविशिक अम्ल जो है ये वृद्धिरोधी हार्मोन है। ठीक है। वहीं फ्लोरोजिन्स जो है ये हार्मोन जो है फूलों को खिलने में मदद करता है, जबकि एथिलीन हार्मोन जो है ये फलों को पकाने में मुख्य भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? तो स्टार्च। देखिए, 3 प्रकार के सेकेराइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड, 3 प्रकार के। तो आपका मोनोसेकेराइड के तहत आपका ग्लूकोज आ जाएगा, इसके अतिरिक्त फ्रक्टोज और आपके ग्लैक्टोज आ जाएंगे। और डाइसेकेराइड के तहत आपका माल्टोज आ जाएगा और लैक्टोज आ जाएगा। इसके अतिरिक्त सुक्रोज आ जाएगा। पॉलीसेकेराइड में आपका स्टार्च है, जिसे मंड भी कहते हैं या मार्ड, ग्लाइकोजन है, सेलुलोजन है और काइटिन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से पांडु रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आर्सेनिक 14 का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो आर्सेनिक 14 का उपयोग किया जाता है त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में। ठीक है। जबकि लुकीमिया के उपचार में जो है P32, कैंसर के उपचार हेतु कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्रंथि और स्त्रावित हार्मोन। पीयूष ग्रंथ से सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन का स्त्रावण होता है। अवट्टू अर्थात थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे थायरॉक्सिन का। परावट्टू पैराथायराइड जो होता है इससे आपका थाइमोसिन का स्त्राव नहीं होता, बल्कि पैराथायराइड एवं कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो ये सी वाला सही नहीं है। अधिवृक्क या मेडुला से एड्रिनलिन
का स्त्रावण होता है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ल्यूसाइड जो है ये समुद्री ईंधन से संबंधित नहीं है। ल्यूसाइड मस्टर्ड गैस की तरह एक अत्यंत जहरीला गैस होता है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। जबकि पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक से संबंधित है। नेफ्थलीन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। नियोप्रीन संश्लिष्ट रबड़ होता है। आगे चलते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग जो है 1909 में जोहानसन ने किया था। गरीबी निधारण के लिए बनी समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुल सही उत्तर चुनिए। देखिए, लकड़वाला जो समिति है ये 1989 की है। ठीक है। वाई के अलग समिति जो है ये 1979 की है। और वहीं नीलकांत दांडेकर एवं BM रथ फार्मूला ये जो है 1971 का है। कब का है? 1971 का है। और सुरेश तेंदुलकर समिति जो है 2004 की है। तो इसमें यदि आप क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले नीलकांत दांडेकर एवं BM रथ फार्मूला आएगा, फिर इसके बाद वाई के अलग समिति आएंगे, फिर लकड़वाला समिति और सबसे लास्ट में सुरेश तेंदुलकर समिति आएंगे। तो इस प्रकार से 3214 बी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना संबंधित है। सही है। ठीक है। इसके मीरा सेठ समिति जो है ये हथकरघा विकास संबंधित है। गोस्वामी समिति औद्योगिक गुणवत्ता से और मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निक्की जो शेयर मूल्य सूचकांक है ये आपका जापान की स्टॉक एक्सचेंज का सही है। डॉव जोन्स न्यूयॉर्क का। MDX जर्मनी का। परंतु नेस्डेक जो है ये लंदन का नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भारतीय कॉफी बोर्ड कर्नाटक के बेंगलुरु में, भारतीय तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, भारतीय रबर बोर्ड ये जो है केरल के कोट्टायम में, जबकि राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है ये हैदराबाद में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पुणे में है। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अन्य सदस्य कौन थे? तो इसमें 2 अन्य सदस्य थे, डॉक्टर R गाडगिल और BKRV राव। तो सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आर्थिक विकास की माप और प्रतिपादन और प्रयोग। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम ये विश्व बैंक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्रय शक्ति क्षमता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम मैरिस के द्वारा। मानव विकास सूचकांक ये जो है इसका प्रतिपादन 1990 में किया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महमूद उल हक तथा उनके सहयोगी ने किया था, ना कि अहमद उल हक्कानी। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, जो सही नहीं वो बताना है। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर। 1982 में नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 1990 बेसल वन मानक की शुरुआत नहीं, बेसल वन मानक की शुरुआत जो है आपका 1992 से होता है, 1992 से। 1999 सार्वजनिक बैंकिंग की शुरुआत। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? नोटों का निर्गमन होता है, साख का नियंत्रण होता है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। परंतु विनिमय का माध्यम ये नहीं होता बल्कि मुद्रा होती है। आगे चलते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? तो ये जो है प्रभावी राजस्व घाटे में से केंद्र द्वारा राज्यों को पूंजीगत संपत्ति के लिए अनुदान दिया जाना, जबकि राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान का जो डिफरेंस होता है इसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। और सकल राजकोषीय घाटा में से आप केंद्र द्वारा राज्यों को जो ऋण दिया जाता है उसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा निवल राजकोषीय घाटा। और वहीं सकल प्राथमिक घाटा में से केंद्रों द्वारा राज्यों को जो ऋण दिया जाता है उसको घटाया जाए तो ये आपका निवल प्राथमिक घाटा होता है। अगला है, किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक आर्थिक विकास का सही सूचक क्या है? स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। ठीक है, जबकि किसी देश की आर्थिक समृद्धि विकास की जब बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय है, परंतु आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। आगे चलते हैं
3 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टाइगर रिजर्व और राज्य। तो परम्बिकुलम केरल में है, कावल तेलंगाना में है, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, परंतु बोर जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला है, एपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? तो देखिए, असत्य हमें ढूंढना है। तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1973 में अर्नीज नेस ने किया था, सही है। पारिस्थितिकी निषेध शब्द को सर्वप्रथम 1917 में जोसेफ ग्रेनले ने प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा श्रेणी में विभाजन 1972 में व्हिटेकर द्वारा किया गया था, ये भी सही है। डी वाला 10% के नियम का संबंध लिंडेमन से नहीं है, नहीं बिल्कुल लिंडेमन से है, तो इसलिए ये वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थान है जैवोपचार एक्स सीटू बायो रेमिडेशन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो बायो रिएक्टर को, किसको? बायो रिएक्टर को किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपके वाह्य स्थान जैवोपचार में अन्य जो विधियां कंपोस्टिंग है, लैंड फार्मिंग है, बायोपाइल्स है, ये आते हैं। वहीं बायो वेटिंग, जैव छिड़काव, बायो स्टिमुलेशन एवं जैव संवर्धन को स्वस्थानीय जैवोपचार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, परंतु 9 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस नहीं होता बल्कि 19 नवंबर को होता है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं सुमेलित करना, राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थित। अंसी जो है आपका, अंसी कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक। 4 बता दीजिए। बेतला झारखंड 3, गुगामल जो है महाराष्ट्र 2 से, इंतानकी ये नागालैंड 1। तो 4-3-2-1 डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घटनाएं और वर्ष, रियो +5 1997 सही है, रियो +10 2002 सही है, रियो +20 2012 होगा ना कि 2010, तो सी वाला सही नहीं है। अर्थ समिट 1992। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो पर ऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट ये द्वितीय प्रदूषक है। यूट्रोफिकेशन संबंधित है किससे? तो ये जल प्रदूषण से संबंधित है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBPGR की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में। 83 को देखें तो 83 का 1977 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। लैंटिक आवास के अंतर्गत सम्मिलित हैं तालाब और आर्द्रभूमि। तो पहला तीसरा सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए, लैंटिक आवास के अंतर्गत तालाब, आर्द्रभूमि, झील एवं जलाशय आते हैं, ये स्थिर जल के आवास हैं, जबकि नदी जो है लोटिक आवास के अंतर्गत आती है, ये बहते जल के आवास होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? देखिए, भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कराई जाती है, बिल्कुल सही है। भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक एवं नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई नहीं। देखिए, सर्वप्रथम जो होता है वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होता है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होता है, तो बी वाला सही नहीं है, बल्कि जबकि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना 1881 से प्रारंभ होती है। सी वाला देखिए, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दशक में 24.8% हुई थी, ये भी सही है। 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी 2021 की। जो 2011 की थी वो ऐसे तो भारत की 15वीं थी, परंतु स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, तो इस बार वाला 21 में जो होगा वो आपका 8वीं होगी। अगला है 2011 की जनगणना में दिव्यांगों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? कुल 7 श्रेणियों में। निम्नलिखित धर्मों की अवस्था जनसंख्या को 2011 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये सबसे अधिक क्या होंगे? सबसे अधिक आपके सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर सिख हैं, फिर आपके बौद्ध हैं और फिर जैन हैं, ठीक है। तो यही क्रम चलेगा। तो क्रम लगाइए क्या होगा? तो क्रम में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका, एक सेकेंड, इसमें हमें सही देखना है। तो सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक ईसाई हैं, फिर सिख हैं, ईसाई हैं तो तीसरा पहले आ जाएगा, फिर सिख है,
फिर बौद्ध, फिर जैन। ये ए नंबर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान दूसरा है? पहले पे महाराष्ट्र है नगरीय जनसंख्या के मामले में। स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना कब की गई? 2011 में की गई। कब की गई? 2011 में। आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, ये बताना है। राज्य सूचना आयोग का गठन 2000 में नहीं होता, सन 2000 में नहीं, बल्कि 14 सितंबर 2005 को होता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन सही नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 का है। राज्य महिला आयोग जो है वो 2013 का है। प्रथम राज्य वित्त आयोग 1994 का है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो संस्थान, संगठन और अवस्थिति। देखिए, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में नहीं बल्कि भदोही में। तो सी वाला सही नहीं है, जबकि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में है। निम्नलिखित में किसका संबंध बनारस घराने से? तो गिरिजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, कृष्णा देवी, बागेश्वरी देवी, इन सभी का संबंध जो है आपका बनारस घराने से। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विशिष्ट उत्पाद और जिला। मूज उत्पाद अमेठी का, मूज उत्पाद अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज। काष्ठ उत्पाद रायबरेली, बस्ती, सहारनपुर, बिजनौर। गौरा पत्थर शिल्प जो महोबा का है। ब्लॉक प्रिंटिंग ये प्रयागराज का नहीं बल्कि फर्रुखाबाद का है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? न्यायमूर्ति श्री विशंबर दयाल। वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा। ये 2016 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है ये शोक के रूप में मनाती है। और थारू जनजाति जो है संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक परिवार इसमें ये पाया जाता है, और ये लोग बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। अगला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों को, सोनभद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार को, जबकि सहारनपुर जो कि आपका पश्चिम यूपी में है, सहारनपुर जिला 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को स्पर्श करता है। आगे चलते हैं 97 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्रुपद मेला ये वृंदावन, देवी पाटन, प्रयागराज में नहीं है। देवी पाटन प्रयागराज में बल्कि बलरामपुर में है। तो आपका बी वाला सुमेलित नहीं है। शिकरी मोदीनगर, गाजियाबाद, कजरी, महोबा। हाल ही में निम्न से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? तो चीन में आया है। कहाँ पे आया है? चीन में आया है। तो डी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में जून 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टीबी नरेंद्रन को। किसको नियुक्त किया गया है? टीबी नरेंद्रन को। हाल ही में जून 2021 में फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को स्थान प्राप्त हुआ है? तो विराट कोहली को, और ये जो है 59वें पोजीशन पर है, डी ऑप्शन। हाल ही में निम्न से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर कौन था? आपका केरल था, जबकि दूसरे पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु थे। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को। हाल ही में निम्न से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? राजस्थान ने। हाल ही में नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न से किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया? तो INS सध्यांक को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो ये मिशन लॉन्च किया है केरल ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो E100 पायलट प्रोजेक्ट को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में निम्न से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? दिल्ली ने। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और
सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। किसको चुना गया है? भारत को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुनाव किसने जीता था? तो मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद ने। हाल ही में विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? तो रणजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया गया है। रणजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए। और इनका जो योगदान है शिक्षा में, वो लड़कियों की शिक्षा और QR कोड आधारित किताबों के अभियान को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में जून 2021 में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? तो रूस। पहले आपको 2020 में ही अमेरिका बाहर हो गया था। हाल ही में किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार या राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? अरुणाचल प्रदेश की फिल्म को। आगे चलते हैं, हाल ही में जून 2021 में नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान का नाम क्या है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। यह अभियान ऐसे कोविड मरीजों को घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है या हल्के लक्षण हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में जून 2021 में निम्न से कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? अल सल्वाडोर है। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत के निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को। ठीक है, इस रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो राजस्थान ने दी। किसने दी है? राजस्थान ने। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न से किसने कार्यभार संभाल लिया है? नाफ्ताली बेनेट ने। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? तो नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जो है इन्होंने जो है ग्रीक के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सितसिपास को हरा करके यह खिताब जीता है। और ये इसके साथ ही जोकोविच जो है अपने कैरियर का 19वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने खिताब जीता है। इस जीत के साथ ही टेनिस इतिहास में 2 बार 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं, हाल ही में नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर है? तो ये है आपका बिहार। कौन सा है? बिहार है, डी ऑप्शन। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह के लिए। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? तो ये अभियान शुरू करेगा मध्य प्रदेश। कौन करेगा? मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ हुआ हस्ताक्षर? भारत और कुवैत के मध्य में। भारत और कुवैत के मध्य में 10 जून 2021 को हुआ है। विश्वदाता सूचकांक 2021 वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न से कौन सा है? तो 14वें नंबर पे भारत है, जबकि पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और दूसरे पे न्यूजीलैंड है। ये दुनिया के शीर्ष 10 दानदाता देशों में बने हुए हैं। हाल ही में जून 2021 में किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है किसके द्वारा? असम के द्वारा, बी ऑप्शन। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह हाल ही में किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो न्यूजीलैंड से प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड से। तो हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा ने वर्ष 2021 के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह जिसका नाम है वीसा WISA वीजा वुडसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई। इस उपग्रह को रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर न्यूजीलैंड में माहिया प्रायद्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव पद पर निम्न से किस सर्वसम्मति से चुना गया है?
तो एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इन्हें इनके दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर हम लोग 128 प्रश्नों को कंप्लीट किए। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न, उनको भी हम लोग नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।